प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। आजादी को 75 साल हो चुके हैं। 2047 में देश कहां पहुंचेगा, इसके लक्ष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ये एहसास कराने के संदर्भ में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ते हैं कि वो देश की तरक्की के लिए सोच रहे हैं, देशवासियों की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। लक्ष्य भी हमारे काफी बड़े हैं। हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम तीसरी महा आर्थिक शक्ति हो जाना चाहते हैं। हम अपने आप को आत्मनिर्भर भारत में तब्दील करना चाहते हैं। हर राज्य अपने यहाँ इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि हम देश में नंबर 1 होना चाहते हैं। पर इन सब दावों के बीच में हम उलझे कहां रह रहे हैं? हम उलझे रह रहे हैं केवल हिंदू मुसलमान के बीच। सब तरफ से खबरें देखिए तो खबरें इसी दिशा में दिखती हैं। कोई औरंगजेब की कब्र खुदवा देना चाहता है, कोई होली के मौके पर नमाज पढ़ने से वंचित कर देना चाहता है, या होली पर उसी समय पर नमाज पढ़ना चाहता है। कर्नाटक और आगे निकल गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। 7 मार्च को बजट लेकर आए थे। बजट में उन्होंने ऐलान किया था कि हम मुसलमानों को टेंडर में आरक्षण देंगे। खबर आई 14 तारीख को उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक की। बैठक में KTPP कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी के संदर्भ में जो एक्ट है उसमें विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से जो सरकारी टेंडर होंगे उसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से आरोप तो यह रहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान करती है। पर कांग्रेस खुद क्या कर रही है, यह सवाल का विषय है। जब से कर्नाटक के संदर्भ में सिद्धारमैया सरकार के यह फैसला सार्वजनिक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मुखर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपने असली चरित्र को उजागर कर रही है। और यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि क्या कर्नाटक के खातिर कांग्रेस ने पूरे देश में पार्टी के भविष्य को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है? क्या मुसलमानों के संदर्भ में इस प्रकार के फैसले लिए जाने से बाकी देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है, क्या ये 4% का आरक्षण तथाकथित रूप से मुसलमानों की आर्थिक दशा में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा, या कांग्रेस जो पहले से ही बदहाल है देश भर में और बदहाली के कगार पर पहुंच जाएगी? जानना इस बात को लेकर भी है कि क्या देश के संविधान के संदर्भ में अपनी चिंताएं राहुल गांधी अरसे से सार्वजनिक रूप से जता रहे थे, क्या वो संविधान धर्म के आधार पर टेंडर में आरक्षण की इजाजत देता है, या सिद्धारमैया सरकार का ये कदम संविधान विरोधी, विधि विरोधी है? सवाल बहुतेरे हैं। इन उत्तरों को लेने की कोशिश आज हम चर्चा में करेंगे। हमारा आज का विषय है कर्नाटक, धर्म पर ठेकेदारी, सियासत भारी। हमारे साथ इस संजीदा विषय का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा और इसके माध्यम से देश में जो कुछ चल रहा है उस पर विमर्श करने की ईमानदारी से कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि सुर नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब अप्रीति। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं। रामचरितमानस में ये पंक्तियां तुलसीदास जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। जीवन के अनुभव का सार है ये। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व की सरकार के द्वारा मुस्लिमों के प्रति जताए गए इस प्रेम की वजह वोट बैंक है, या उस वर्ग के उत्थान की एक ईमानदार कोशिश? इस बात को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रतिनिधि हैं। वह लंबे समय तक विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का संजीदा चेहरा है। वह खासतौर पर हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। जब कभी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हम बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस SR सिंह साहब को। वह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सिंह साहब आपका। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए, खरी बात कहने के लिए जाने माने विचारक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शांत प्रकाश जी से करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी से लेकर तमाम नेता तमाम किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन हम
शांति प्रकाश जी, आपके बयान से पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के बयान को साझा करते हैं और उसकी रोशनी में आपसे जानेंगे कि आपके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। थोड़ा सुनिए। जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। जी शांति प्रकाश जी, ये सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ किया गया वादा था सार्वजनिक मंच से, और कर्नाटक सरकार का फैसला है आरक्षण देने का धर्म के आधार पर। आपकी टिप्पणी। देखिए, इस वक्त में कांग्रेस जो है वो बौखलाहट में है। वो किसी भी सूरत में लोगों को गुमराह कर देकर इनका फलसफा तो रहा ही है, जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा। ठीक उसी तरीके से जो उसके बाद जो 3 राज्यों में लगातार बुरी हार हुई, उसके बाद ये जो है परेशानी का जो सबब है वो उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। और उसी में इन्होंने ये जो आरक्षण की घोषणा की है, ये किसी भी सूरत में वैसे भी असंवैधानिक है, क्योंकि धर्म के आधार पर तो आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और इन्होंने चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है कि ये केवल और केवल मुस्लिम समाज को ही फिर बहकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आरक्षण जो है धर्म के आधार पर वो किसी भी सूरत में कोर्ट में तो टिकेगा नहीं। और चूंकि कोर्ट में टिकेगा नहीं, तो भाजपा ने, सरकार ने आरक्षण नहीं होने दिया। हमने तो आरक्षण किया था, देना भी नहीं है, घोषणा कर देना जिसको जो कि इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा, फिर बहकाने का काम ये लोग करने जा रहे हैं। वहां की जो कर्नाटक के जो मुस्लिम वर्ग है उसके साथ में फिर ये खेल खेलने का जो इन्होंने जो फलसफा शुरू किया है। राहुल गांधी जी जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बचकानी राजनीति में लगे हुए हैं। ठोस काम करने की आवश्यकता है, मगर ये जुगाड़ू जो फर्रा लेकर के बच्चे जो पास होने की कोशिश करते हैं, ये फर्रेबाजी कर रहे आरक्षण के नाम पर, जिस तरीके से वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और शांति प्रकाश जी, आप जो ये बात कह रहे हैं इसमें एतबार कैसे करें कि नहीं हो पाएगा? केरल, तमिलनाडु, बिहार, जहां पर आप भी सरकार में, आंध्र प्रदेश, यहां पर शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत धर्म के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, रोक नहीं पाए आप। और देश के संविधान ने तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी नकार दिया था। लंबी चर्चा के बाद आपने संसद में कानून बनाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ही ना। क्या कहते हैं आप? देखिए, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो जायज है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, केवल इसमें कोई गैर मुस्लिम है वो ही इसका लाभ देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सभी वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से जो है अक्षम है, जो व्यवस्थाएं की पूरी नहीं है, लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना वो अपने बिल्कुल दुरुस्त है। मगर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किसी सूरत में जो है वो नहीं टिकती है। और खासतौर पर आप एक बात बताएं, मुसलमानों के अलावा वहां पर और लोग ठेकेदारी नहीं कर रहे क्या? और आपने जो मुसलमानों का आरक्षण दे करके जो है 4% रिजर्वेशन दिया है इसमें 2 करोड़ से नीचे के टेंडर्स में, तो बाकी लोग कह जाएंगे, बाकी लोगों के साथ में ये उपेक्षित व्यवहार क्यों? तो ये तो अपने आप में जी, डीके शिव कुमार हैं, जानते हैं ना आप, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है और कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा भाजपा भ्रम फैलाने में सिद्धहस्त है। बोले हमने फैसला मुसलमानों को आरक्षण देने का नहीं किया है, अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण के संदर्भ में फैसला लिया है ताकि उनको मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से एक काम हो सके। आपको ऐतराज है? मतलब अल्पसंख्यक जो है, जो पारसी समाज है, वो मुख्य धारा में नहीं है। आज सबसे ज्यादा धनाढ्य वर्ग जो है पारसी, वो आपके कर्नाटक के आरक्षण से ही पुष्ट और पोषित होगा।
क्या बचपने वाली बात है। और सही मायने में मुसलमान भी जो ये जो कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार के आरक्षण को लेकर के जो है ना बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। बिल्कुल ये जो वहां के लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास है, वहां के लोगों को गुमराह करने का प्रयास है, ये शांत प्रकाश जी का कहना है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के विचारवान नेता चौधरी राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राकेश जी जी हाँ। तो राकेश सिंह जी, एक जटिल विषय पर बैठने का साहस आपने किया है, आपकी पार्टी ने साहस किया फैसला लेने का, और आप साहस कर रहे हैं इस विषय पर बैठने का। तो थोड़ा बताइए क्या सोचकर आप बैठ रहे हैं, और हमें बताइए कि पार्टी ने क्या सोचकर कर्नाटक में ये कमाल का फैसला लिया है। सरकारी टेंडर होंगे, सरकारी टेंडर में मुसलमान भाग लेंगे, मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण रखेंगे। चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, इसमें साहस की कोई बात नहीं है। जब भी साहस की कोई बात नहीं है, जब भी कोई हिस्सा लेने में कोई साहस की बात नहीं है। हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मैं अभी आपके विद्वान साथी को सुन रहा था अपने को। आपने भी जहां से थीम उठाई थी वो भी थीम बहुत बढ़िया थी कि आखिर हम देश को 2045 में कहां ले जाना चाहते हैं। ये भारतवर्ष 400 लाख करोड़ के कर्ज में है। भारतवर्ष गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ के कर्ज में है। मध्य प्रदेश में हर महीने 6,000 करोड़ रुपए उधार लिए जा रहे हैं, कर्ज लिया जा रहा है। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये मैं इस बात को मानता हूं विद्वता के आधार पर कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। संविधान में प्रावधान था हम सबको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे फ्री, और उनको आवागमन के साधन देंगे। लेकिन ये तीनों चीजें जो मुख्य थी देश को प्रगति की तरफ ले जाने वाली, उन तीनों तरफ कोई भी सरकार मैं समझता हूं कार्य नहीं कर रही। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये तीनों विषय छोड़ दिए हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया, पहले तो मैं ये बात शुद्ध ही करना चाहता हूं कि मुस्लिमों का आरक्षण नहीं है इसमें। अगर नरेंद्र मोदी का आपने मुझे ऑडियो सुनवाया, वीडियो जो, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा पिछड़े वर्ग में। मेरे भाई, मुसलमानों का आरक्षण नहीं है, ये भारतवर्ष की उन जातियों का आरक्षण है जिसमें जैन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट है, ईसाई हैं। वो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय नहीं है। तो हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है। और ये कोई नौकरी में नहीं दे दिया गया है, ये उनको आर्थिक रूप से जो संविधान की एक मंशा है कि कमजोर वर्ग के लोगों को हम आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाएं, कैसे उनको इस रेस में लेके आए, उसके आधार पर उनको सरकारी ठेकों में, निविदाओं में और काम करने में उनको आरक्षण दिया गया है। तो मैं माफी के साथ बीच में रोकने के लिए खेद व्यक्त करता हूं राकेश जी, पर 2-3 चीजें आपके संज्ञान में लाता हूं। आप तो स्वयं विधिवेत्ता भी हैं, वकील भी रहे, और पढ़ने लिखने का शौक भी आपको है, आपकी विद्वता का हम लोग सम्मान भी करते हैं। जो देश का संविधान बना था ना, तो संविधान में बड़ी लंबी बहस चली थी। तो आरक्षण के संदर्भ में आर्थिक आधार पर या गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की बात उठी थी, पर संविधान निर्माताओं ने एक राय होकर ये आरक्षण की व्यवस्था ये कहते हुए संविधान का हिस्से के रूप में आत्मसात की कि हमारा उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं है, बल्कि जो वर्ग छुआछूत से प्रभावित है, पीड़ित है, उससे उबारना है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अल्पसंख्यकों के संदर्भ में छुआछूत जैसी व्यवस्था लागू है, जिससे उबारने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये क्रांतिकारी फैसला लिया है संविधान की भावना के अनुरूप? या आप तो संविधान के सबसे बड़े हितैषी हो गए इस समय देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। एक सवाल तो आपसे मेरा ये है। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि आप स्वयं बता रहे थे कि इसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। ये जैन समाज के लोगों को आर्थिक रूप से आरक्षण की जरूरत आन पड़ी है, वाकई ऐसा है चौधरी साहब? आप तो जननेता हैं, बड़ा प्रभाव है आपका समाज में, और आप उनको आर्थिक आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं, ठेकों में आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं।
वाकई हालात इतने दुरू हो गए क्या समाज में? थोड़ा पता चले आपसे। ये निर्णय कर्नाटक ने जो लिया है मंत्रिपरिषद ने, उससे पहले इस तरह के निर्णय कम से कम 6-7 राज्यों में हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। आपने जो बात संविधान मूलक कही है वो निश्चित रूप से शुद्ध बात है आपकी, कि व्यक्ति को छुआछूत से दूर करना है। छुआछूत से दूर कब होगा डॉक्टर साहब व्यक्ति? जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तभी तो आपके बगल में बैठ पाएगा, तभी तो कार से चल पाएगा, नहीं तो वो बसों में धक्का खाता रहेगा, उसको वाहन नहीं मिलेगा। जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तभी छुआछूत दूर होगी। इस देश में छुआछूत का जो मंतव्य है संविधान का, वो आर्थिक ही है मूल रूप से। मैं आपको थोड़ा एक अतीत के किस्से की ओर ले जाता हूं चौधरी राकेश सिंह जी, थोड़ा आपके लिए भी संदर्भ रहेगा और दर्शकों के लिए भी संदर्भ रहेगा। इस देश में आरक्षण की जो कहानी है ना, वो तकरीबन 140 साल पुरानी है। एक लॉर्ड रिपन हुआ करते थे 1882 में, वायसराय थे भारत के। उस समय पर आरक्षण की परिकल्पना आई थी और इस देश में पहली बार जो आरक्षण हुआ था वो कोल्हापुर रियासत में 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा लागू किया गया था, 50% आरक्षण। और उसके संदर्भ में कहानी ये थी कि जब छत्रपति शाहूजी महाराज नदी में स्नान के लिए गए तो उनके साथ जो पुरोहित था वो मंत्र पढ़ रहा था। तो छत्रपति शाहूजी महाराज के एक विद्वान साथी ने यह पाया कि जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो पुराणों के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र नहीं है। तो जब उसने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सवाल किया तो मंत्र पढ़ रहे पंडितों का यह कहना था कि वेद के मंत्र शूद्रों के लिए नहीं है, इसलिए हम पौराणिक मंत्र पढ़ रहे हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज इसके बावजूद भी उनको मंत्रों के संदर्भ में योग्य नहीं पाया जा रहा था। यहां से शुरू हुई है कहानी आरक्षण की, जब 1902 में उन्होंने किया। आशय ये कि जो व्यक्ति राजा के पद पर था उसके संदर्भ में भी छुआछूत का भाव था, तो आर्थिक आधार विषय नहीं था, विषय छुआछूत के संदर्भ में सोचती। अब चौधरी राकेश सिंह जी आप रोशनी दें, क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसे इस देश में बहुसंख्यकों का साथ नहीं चाहिए? क्या चौधरी राकेश सिंह जैसा कुशाग्र राजनेता इस बात से इंकार करता है कि यह कदम कर्नाटक में कुछ वोट सुनिश्चित करा दे, लेकिन पूरे देश में एक बड़े वर्ग में कांग्रेस को खलनायक के तौर पर खड़ा कर दे रहा है? चौधरी राकेश सिंह, ये आपका जो विचार है वो कांग्रेस का विचार नहीं है। असल में कांग्रेस तो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करना चाहती है डॉक्टर साहब, और कांग्रेस ने कभी भी ये डिवीजन नहीं किया है कि बहुसंख्यक समाज को वो दरकिनार करेगी। कांग्रेस तो उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने देश के लिए, हिंदू थे वो लोग, वो सनातनी थे जी, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसी तमाम फहरिस्त है। सुभाष चंद्र बोस को ले ले, चंद्रशेखर आजाद को ले ले, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था कांग्रेस में जो सनातनी नहीं था, जो हिंदू नहीं था, जो इस देश के लिए उसने मर मिटने के लिए अपने जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उस समय लोग कहां चले गए थे? उस समय जो बात आज करने वाले जो लोग सत्ता में हैं 1925 से लेके 47 तक, कभी उनके चित्र दिखाई दिए? कभी उनका कोई इतिहास है इस देश के लिए? भाई आप आज डिवीजन करना चाहते हो, कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस 100% हिंदुओं के पक्ष में है, बहुसंख्यक के पक्ष में है, और जितने इस देश के लिए, हिंदू वर्ग के लिए और बहुसंख्यक वर्ग के लिए जितने प्रगति के कार्य किए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए था यांत्रिकी क्षेत्र में। वो तो आप ही बता दो ना चौधरी राकेश सिंह जी, ये 4% आरक्षण की व्यवस्था से क्या बदल देंगे आप अल्पसंख्यकों की जिंदगी में? 27%, 32%, 50% आरक्षण के बावजूद भी यही कहा जा रहा है अभी हालत बहुत खराब है। 4% से क्या कमाल हो जाने वाला है? थोड़ा चौधरी राकेश सिंह जो अनुभवी मंत्री भी रहे हैं, रोशनी दे दें, क्या कमाल होने वाला है? ये डॉक्टर साहब बहुत मौजू आपने सवाल किया आज की डिबेट का कि इस 4% से क्या होगा। हमने कई बार पढ़ा है और ऐसे मुहावरे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भारत के संविधान की मंशा यह है, भारत के 140 करोड़ लोगों की मंशा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति संपन्न हो। यहां कोई पुराने समाज जैसे छुआछूत का, आर्थिक रूप से
विभिन्न लोगों का यहाँ पे जो भाव है वो बदल जाए, वो खाई पट जाए। तो ये एक ऊंट के मुंह में जीरा माना जाएगा, लेकिन एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये एक अच्छा सोच है, मेरा ये मानना है। व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से अच्छी सोच बता रहे हैं चौधरी राकेश सिंह जी। भले ही भाजपा इसको लेकर कांग्रेस को खलनायक करार दे रही है, पर यह वस्तुतः संविधान सम्मत है क्या? क्या देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? यह बताने के लिए मेरे साथ जस्टिस एसआर सिंह साहब हैं। सिंह साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए। अगर संविधान में इसकी व्यवस्था थी तो 75 साल लग गए राजनेताओं को यह समझने में कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 14 जनवरी 1919 से लागू हुआ। उसमें जो प्रोविजन है उसमें किसी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है। प्रोविजन यह है कि एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी डिफाइन किया है, में भी ऐसे होंगे जिनको बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे, तो उसमें और क्लास के लोग भी आ सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, ठेके में, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये तो कहना तो बिल्कुल गलत होगा। अगर सिर्फ मुसलमान है इसलिए हम दे रहे हैं, ये गलत। अगर आप कहते हैं कि नहीं वीकर सेक्शन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन क्लास 6 ऑफ आर्टिकल 16, तो उसमें हो सकता है। लेकिन महज मुसलमान है, ये गलत होगा। उनको पहले आप नोटिफाई करो इकोनॉमिकली वीक। लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। जी सर। इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल 19 and 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any economically weaker section. Any economically weak section में अगर आप सिर्फ मुसलमान के नाम से करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन shall be such as may be notified by the state government from time to time. आप पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नोटिफाई करो, और उसमें सिर्फ जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, आर्थिक स्थिति के नाम पर। इसमें लिखा है कि इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स, ये सब देख करके अगर आप नोटिफाई करते हैं तो उनके लिए आप आरक्षण कर सकते हैं इकोनॉमिकल एडवांसमेंट के लिए। लेकिन महज धर्म के नाम पर, या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये गलत हो। ये संविधान में प्रोविजन नहीं है, ये मेरा मानना है। संविधान में प्रोविजन नहीं है, सिंह साहब आपका स्पष्ट तौर पे कहना है, पर फिर भी अगर विधानसभा इस पर विधेयक पारित कर देती है तो विकल्प क्या रह जाता है? हो जाएगा, क्वेश हो जाएगा जी। अगर इस संविधान के विपरीत कोई भी कानून बनता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसको क्वेश कर। संविधान को इसके संदर्भ में अधिकार है। एक और आपको इससे बात जाननी है। मैं जब इसके संदर्भ में तैयारी करता हूं, मुझे बताया कि आर्टिकल 19(1)(g) जो है वो ट्रेड और कॉमर्स के संदर्भ में मौलिक अधिकार देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति व्यापार के संदर्भ में अधिकार रखता है। क्या 4% आरक्षण का प्रावधान उसमें अवरोध नहीं डालता? राइटिंग प्रोविजन नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लास G ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 19, इसको ओवरराइड किया। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है जी, उस ओवरराइडिंग प्रोविजन दे दिया है, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके विपरीत ही हम करते जी। प्रोवाइडेड आप उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नोटिफाई करिए, और वो धर्म के नाम पर नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिफाइन करिए किस आधार पर फैमिली इनकम। तो मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का। वो कितना विधि सम्मत बोल रहे हैं, संविधान सम्मत बोल रहे हैं, इसमें सिंह साहब आपसे रोशनी चाहिए। एक बार सुनिए। Reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment. This one. Now we want to see that they are all the section also should be not be deprived. Only for small, only till 2 crores. The above things they can't do. तो वो कह रहे हैं केवल मुसलमानों के संदर्भ में नहीं है, शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में, ओबीसी के संदर्भ में। क्या इसकी व्यवस्था है? जो संविधान में आरक्षण नौकरियों के बारे में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का है जी। अब इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें आया है। ये जो अमेंडमेंट हुआ है 103 थर्ड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पर 14 जनवरी 2019 से,
उसमें इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए, लेकिन उसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए दिखाया है। ये नहीं दिखाया कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, क्या है। तो ये मेरा साफ साफ स्पष्ट है, ये साफ साफ है। सिंह साहब बता रहे हैं जो संविधान में संशोधन भी हुआ वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के संदर्भ में धर्म जाति विशेष के आधार पर ऐसे किसी आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं है। तो अब मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं तटस्थ राय देने के लिए, बेबाक राय देने के लिए। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस जन जेब में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो संविधान को हम बचाएगा ना देश में तो हम ही बचाएंगे। और सिंह साहब का नजरिया हमें यह बता रहा है कि संविधान की मंशा के विपरीत अगर कोई काम करने जा रहा है तो वो कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार है। तो प्रेम कुमार जी आपसे जानना यह है कि यह कार्य कितना देश हित में है, कितना कांग्रेस हित में है, या कुल मिला के आत्मघात के अपने अपने तरीके होते हैं। एक नया तरीका कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, सिद्धारमैया ने खोज लिया है। जी जी, शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए, संवैधानिक पहलू एक है जो औचित्य के प्रश्न को निर्धारित करेगा और दूसरा है राजनीतिक पहलू। जी, संवैधानिक जो स्थिति है इस पर कुछ फैसले भी आए हैं। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल का ताजा था 2024 में। जी, तो होता क्या है वहां की, जैसे ओबीसी कैटेगरी है जी, तो ओबीसी कैटेगरी में मुसलमान भी आते हैं पिछड़ेपन के आधार पर। तो उसमें 77 जातियों को ममता बनर्जी ने शामिल कर दिया था जी। तो उसको अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। तो ज्यादातर मुसलमानों को अगर आप ओबीसी में डाल देंगे और ओवरऑल कहेंगे कि हम धार्मिक आधार पर नहीं दे रहे हैं तो यह बात पचती नहीं है। तो अदालत ने उसको खारिज किया। अब यहां पर कर्नाटक भी लगभग मिलता जुलता उदाहरण है कि यहां 5% आप आरक्षण दे रहे हैं। तो आरक्षण देने में क्या है कि टेंडर में आरक्षण दे रहे हैं। ये कोई शैक्षणिक और वो क्रीमी लेयर वाला मामला भी नहीं है। वो कमजोर तबके को वोट देना, कमजोर तबके को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो मामला भी नहीं है। तो ये जो नई कैटेगरी बनाई गई है ये एक मिक्स्ड हाइब्रिड टाइप की कैटेगरी जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, ओबीसी भी हैं, ये सब मिला के बनाई गई है। अब इसका अब तक जो फैसले आए हमें तो ये बिल्कुल नया लग रहा है पैटर्न। ऐसा रिजर्वेशन देश के किसी प्रदेश में नहीं दिया गया है। टेंडर में 5%, उसमें अल्पसंख्यक बोलिए या और ओबीसी बोलिए, इस तरह का कभी आरक्षण देखा नहीं गया। तो मुझे पूरा लगता है कि संविधान में जो अब तक प्रावधान है उसके हिसाब से जो प्रयोग हैं उससे चूंकि ये इतर है तो अदालत ही इसका फैसला करेगी और पूरा मेरा व्यक्तिगत यकीन है कि ये गिर जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, ये खारिज हो जाएगा। ये मेरा भी मानना है, मुझे भी लगता है जी। दूसरा, इसका राजनीतिक पहलू देखें तो राजनीतिक पहलू इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। वो 5% अगर आरक्षण मिल जाता है तो भी ना तो मुसलमानों का भला हो जाएगा, ना क्रिश्चियन का भला हो जाएगा या ओवरऑल अल्पसंख्यकों का। केवल आप एक ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे एक मौका मिलता है, जो आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया कि वो तो मुसलमान बोल करके ही बोलेंगे, वो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन अल्पसंख्यक बोल करके भी बोला जाए तो अल्पसंख्यक आखिरकार आप तो दिखा रहे हैं कि ओबीसी का जो हक है ओबीसी में ही तो आप घुसा रहे हैं ना। तो ओबीसी का हक मारा जाएगा, ये परसेप्शन देने में बीजेपी को बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगा ये बताना ऐसा नहीं है ऐसा है, बता नहीं पाएंगे, कांग्रेस बता नहीं पाएगी। मुझे लगता है ये राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह है, कहीं से कोई फायदा कांग्रेस को इससे मिलने वाला नहीं है, संवैधानिक रूप से तो ठहरेगा ही। अच्छा, एक बात बोलिए प्रेम कुमार जी, इतनी नासमझ पार्टी भी नहीं है कांग्रेस कि अपने नफे नुकसान को सामान्य तौर पर न देख सके। एक आध नेता कोई बयान दे देता है वो बात ठीक है, पर एक सरकार का फैसला है, एक बहुमत की सरकार का फैसला है, कहीं तो कोई दृष्टि होगी। आप, मैं या सामान्य कानूनविद भी ये समझ पा रहे हैं कि ये फैसला अदालत में टिकेगा नहीं, और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह, फैसला टिकेगा भी नहीं, तो भी ये फैसला क्यों लिया गया?
क्या सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए फैसला है मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे बाद भी कोई नहीं रहेगा? क्या वो दृष्टि से ये कदम है? देखिए हिमांशु जी, ऐसे फैसले तो राजनीति में अक्सर लिए जाते हैं जिसका हश्र उनको पता होता है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन पर कितनी बार फैसला लिया गया जी भाई, पाटीदारों के लिए रिजर्वेशन पर कितनी बार लिया गया। सारी सरकारों को पता होता है कि ये तो गिरना ही है अदालत में, लेकिन हम आपके लिए करते हुए दिख रहे हैं, एक मैसेज देना है, तो इसी को तो राजनीति कहते हैं। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस को फलेगी नहीं, क्योंकि ये कर्नाटक का मामला नहीं है, ये पूरे देश में इस पर विमर्श होगा, ये हम कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी का कहना है कि कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया है जो टिकेगा भी नहीं और जिसका नुकसान भी कांग्रेस ही चुकाएगी। तो अब मैं आता हूं वापस लौट के शांत प्रकाश जी के पास। शांत प्रकाश जी, कौन सी सेटिंग बैठी आपकी जो आपने सिद्धारमैया सरकार से ऐसा फैसला करा लिया? थोड़ा हमको भी बताओ, क्या चक्री चलाई भाजपा ने जिसके चलते ऐसा फैसला सिद्धारमैया सरकार ले पाई? मैंने अभी पहले आपको यही बात कही कि राहुल गांधी जी सारे सलाहें दे रहे हैं और उन्हीं के सलाह पर जो है इनकी जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आत्मघाती है, मगर ये उसके बावजूद जो प्रेम है अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम समाज के प्रति, देना भी कुछ नहीं है और देने का नाटक भी पूरा करना, ये शुरू से चला रहा है। सचर कमेटी में मुसलमानों की स्थिति केवल कांग्रेस जो हालत पैदा की उसका एकदम सीधा सीधा स्पष्टीकरण था। और अभी हमारे कांग्रेस के मंत्री राकेश जी ने जिस तरीके से कहा कि इसमें अन्य अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, बहुत केवल वहां पर 0.73% यानी 0.73% वहां पर हैं और जैन जो है महज 0.78%, मतलब 1% भी पूरे नहीं है। और इनमें से जैन समाज जो है सबसे ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है ना वहां पर कर्नाटक में, तो वो जैन समाज के ही लोग कर रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं। आरक्षण का जो नैरेटिव है बहुत पुराना हो चुका। ब्रिटिश काल में जैसे भी आपने बताया था, छत्रपति साहू जी ने जो मध्य भारत में शुरू किया था 1901 से, वो ब्रिटिशर्स के कहने पे किया था और वह सी बात है उसी पैटर्न पर आज भी कांग्रेस चलना चाह रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि आगे बहुत ज्यादा संभव है। आज वर्तमान में मोदी सरकार जो है वो सबको जिस प्रकार की जरूरत काम कर रही है उसका लाभ सभी को मिल रहा है, इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। अब इसमें आप जो मुस्लिम समाज जो है वो अधिकांश जो कंस्ट्रक्शन जी, मेरा एक सवाल है आपसे, एक अल्पसंख्यकों के लिए लिया गया फैसला, अब मुसलमानों के लिए लिया गया फैसला बताने के लिए इतने प्रयत्नशील क्यों रहते हैं? देश की 20 करोड़ आबादी के प्रति इस तरीके का भाव, इस तरीके का विचार, इस तरीके की सोच तरक्की के स्तर पर कहीं लेकर जाएगी या एक और विभाजन की दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी दृष्टि जाएगी? देखिए, 20 करोड़ की आबादी को हम अल्पसंख्यक बता रहे हैं, यही अपने आप पे जो है ना विडंबना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और उसको हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं। ठीक है, जो भी पेट्रोल चला आ रहा है। नहीं, रुकिए शांत प्रकाश जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। गलतियों को सुधारने के लिए आप सत्ता में आए हैं, यही आपने देश को बार बार और दुनिया को एहसास कराया है। 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए आपको, प्रचंड बहुमत के साथ 10 साल आपने सरकार चला ली, गठबंधन के साथ भी अभी आप सरकार में हैं, मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, दमदार सरकार है। इस संदर्भ में कुछ दमदारी दिखाते क्यों नहीं? केवल अचरज, अचंभा आप जाहिर कर रहे हैं। देखो कितने अचंभे की बात है, 20 करोड़ की आबादी है फिर भी अल्पसंख्यक में देख रहे हैं। बदलते क्यों नहीं भाई? किसने रोका आपको? कब होगा?
सब होगा। कब? इतना बिगाड़ है, होता है, हो रहा है ना, लगातार हो रहा है। ये सप्ताह में आ रहा है ना वक्फ बिल जो है संशोधन आ रहा है ना, सब चीजें सुधर रही है, धीरे धीरे सब चीजों में सुधार हो रहा है। एक दिन में बदला नहीं जा सकता, मगर बदलने का क्रम चल रहा है, बदस्तूर चलता रहेगा और सुधार होकर ही रहेगा। उसके सुधार किए बगैर हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। तो कुल मिला के अल्पसंख्यक से मुसलमान कब तक बाहर होने की उम्मीद करें आपकी धीरे धीरे की प्रक्रिया में? 2047 तक, 2027 तक, या अगले महीने तक? मैं ये मानकर के चलता हूं कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक है ही कोई नहीं। सभी जो है इस देश के नागरिक हैं, उन सबको बराबर सम्मान मिल रहा है और वर्तमान सरकार जो है सबके साथ में एक समान जो है ना तरीके से काम कर रही है, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो मैं नहीं समझता कि भारत में अल्पसंख्यक जैसे शब्द की कोई आवश्यकता है। पर आपको पता है ना, आपकी मोदी सरकार में एक अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय है, मोदी सरकार में, और उसमें मंत्री भी होता है, उसमें काम भी होता है। तो जब अल्पसंख्यक के अस्तित्व को ही आप नकारते हैं, शांत प्रकाश जी आप जैसे विचारवान नेता, तो ये मोदी जी की सरकार में ऐसा मंत्रालय कैसे अभी तक बना हुआ है? इसमें कुछ करते क्यों नहीं? मैंने क्या कहा आपको कि मैं ये मान करके चलता हूं कि इस शब्द पर काम करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में इस पर काम होता हुआ दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो शांत प्रकाश जी मुझे नहीं बता पाए कि 11 साल में जो काम नहीं हो पाया वो आने वाले समय में क्यों होगा और कैसे होगा, पर उनकी दृष्टि है। पर मैं लौटकर आता हूं वापस राकेश चौधरी जी के पास में। कुछ अपराध बोध आ रहा है चौधरी साहब? इतने खराब दौर से पार्टी गुजर रही है, कितने और खराब होने के लिए प्रयत्नशील है पार्टी? आपकी डिबेट का जो मुद्दा है डॉक्टर साहब, वो मैं संवैधानिक जो विचारक हैं उनकी बात को सुन के मैं सहमत हूं। उसमें ये लिखा हुआ था कि आर्थिक विपन्नता के आधार पर लोगों को आरक्षण देना चाहिए। ये वर्ग के आधार पर आरक्षण देने का जो सिलसिला है, इसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है। आप जब ओबीसी की बात करते हैं आरक्षण की, तो उसमें कोई जाति नहीं है, कोई यादव, कोई गुर्जर या कोई जातियां नहीं है उसमें एक ओबीसी है शब्द जो वर्ग को डिफाइन करता है। ऐसे ही अल्पसंख्यक कोई जाति नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, ये एक वर्ग को डिफाइन करता है। इसको गलत तरीके से प्रोटेक्ट करना, गलत तरीके से इस पे बोलना कि मुसलमानों के लिए है, मैं समझता हूं कहीं इसमें तकलीफ है कि ये वर्ग को आरक्षण है, जो वर्ग का आरक्षण देने का प्रावधान है। और अपराध बोध की बात इसलिए नहीं है कि मैं कह चुका हूं, मैं सनातनी हूं और मैं उस दल से हूं जिसने देश में आजादी दिलाई। मैं उन नेताओं के साथ हूं जिन्होंने इस देश में सनातन धर्म को चलाते हुए अपनी कुर्बानियां दी हैं। वो तो ठीक है चौधरी राकेश सिंह जी, आप तो मंत्री रहे हो ना, आप भी हमें शांत प्रकाश जी की तरीके से बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अल्पसंख्यक से क्या आशा है आपका? आप तो सरकार में रहे हो ना। जो अल्पसंख्यक विभाग होता है उसमें धर्म के आधार पर वो विभाग संचालित होता है या किसी और आधार पर होता है? डॉक्टर साहब नहीं, अल्पसंख्यक विभाग जो होता है उसमें ये सभी जातियां जो अल्पसंख्यक वर्ग में चिन्हित हैं, उन सबके उत्थान के लिए आर्थिक रूप से कार्यक्रम दिए जाते हैं। उसमें धर्म के आरक्षण नहीं दिए जाते। धर्म के उनके मस्जिदों को, गिरजाघरों को और जैन मंदिरों को नहीं आरक्षण दिया जाता है। चौधरी साहब थोड़ा विषय पे रहते हैं ना। अल्पसंख्यक विभाग या अल्पसंख्यक आयोग, उसके अंदर कौन सी जाति के संदर्भ में आपने काम होते हुए देखा है? सिवाय धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग को और किस रूप में पहचाना जाता है? अल्पसंख्यक विभाग को और किस रूप में जाना जाता है? थोड़ा आप ही हमें बता दें। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि अल्पसंख्यक जो जातियां संविधान में चिन्हित हैं, कौन सी? मुझे भी तो पता चले, मुझे तो पता ही नहीं है अल्पसंख्यक कोई जाति है। थोड़ा हमें पता तो चले आपसे, कौन सी जाति अल्पसंख्यक के अंतर्गत निर्धारित है? में डिफाइन है डॉक्टर साहब, ये कि मैं कह चुका हूं, मैं सनातनी हूं और मैं उस दल से हूं जिसने देश में आजादी दिलाई। मैं उन नेताओं के साथ हूं जिन्होंने इस देश में सनातन धर्म को चलाते हुए अपनी कुर्बानियां दी हैं। वो तो ठीक है चौधरी राकेश सिंह जी, आप तो मंत्री रहे हो ना, आप भी हमें शांत प्रकाश जी की तरीके से बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अल्पसंख्यक से क्या आशा है आपका? आप तो सरकार में रहे हो ना। जो अल्पसंख्यक विभाग होता है
उसमें धर्म के आधार पर वो विभाग संचालित होता है या किसी और आधार पर होता है? डॉक्टर साहब, नहीं, अल्पसंख्यक विभाग जो होता है उसमें ये सभी जातियां जो अल्पसंख्यक वर्ग में चिन्हित हैं, उन सबके उत्थान के लिए आर्थिक रूप से कार्यक्रम दिए जाते हैं। उसमें उसमें धर्म के आरक्षण नहीं दिए जाते। धर्म के उनके मस्जिदों को, गिरजाघरों को और जैन मंदिरों को नहीं आरक्षण दिया जाता है। चौधरी साहब, थोड़ा विषय पे रहते हैं ना। अल्पसंख्यक विभाग या अल्पसंख्यक आयोग, उसके अंदर कौन सी जाति के संदर्भ में आपने काम होते हुए देखा है? सिवाय धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग को और किस रूप में पहचाना जाता है? अल्पसंख्यक विभाग को और किस रूप में जाना जाता है? थोड़ा आप ही हमें बता दें। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि अल्पसंख्यक जो जातियां संविधान में चिन्हित हैं, कौन सी है? मुझे भी तो पता चले, मुझे तो पता ही नहीं है अल्पसंख्यक कोई जाति है। थोड़ा हमें पता तो चले आपसे, कौन सी जाति अल्पसंख्यक के अंतर्गत निर्धारित है? में डिफाइन है डॉक्टर साहब जी, जो संविधान में डिफाइन है और लोकसभा ने तय किया है अल्पसंख्यक जातियों को। जी, मेरे साथ में जस्टिस एसआर सिंह साहब है। सिंह साहब, थोड़ा मदद करें हमारी। ये अल्पसंख्यक जातियां भी हैं, ये जानकारी चौधरी राकेश सिंह जी ने हमको दी है, थोड़ा पुष्टि करेंगे आप? अब हम तो जहां तक जानते हो यह है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का संविधान में चर्चा है जी। में जो लोग भी आते हैं वो होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे तो कोई हो जी। आपको जैसा पता है डॉक्टर साहब कि ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी जी। हमारे पिताजी 6ठी लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, इंडियन सोशल डिस्पैरिटी एबॉलिशन बिल। उस पर लोकसभा में 3 दिन पास हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा कि पहले लेट अस आइडेंटिफाई कि ओबीसी सोशली एजुकेशनली ओबीसी में कौन कौन आते हैं। तब मंडल कमीशन बना, उन्होंने रिपोर्ट दाखिल किया। तब तक कांग्रेस की सरकार आ गई, नहीं लागू कर रहे थे इंदिरा जी की, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दिया। तो उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का जब हुआ तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो रिजर्वेशन के प्रोविजन हुआ। इसके पहले पंडित काका कालेलकर की रिपोर्ट हुई जो रिजेक्ट हो चुकी थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जमाने में। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि हम इकोनॉमी के आधार पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अल्पसंख्यकों में बहुत से अगर उनके नाम पर करेंगे, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते कि भाई ये इकोनॉमिकली वीकर कौन है किस आधार पर, महज अल्पसंख्यक होने के नाम पर करेंगे तो गलत हो जाएगी मेरा मानना जी। आप उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, जैसे इसमें दिया क्राइटेरिया दिया है इकोनॉमिक कंडीशन और कंडीशन, वो सब देख करके आइडेंटिफाई करिए कि भाई उसमें और लोग भी आ जाएंगे, नॉट ओनली माइनॉरिटी के बल्कि अदर कास्ट के लोग भी आ जाएंगे अगर इसमें देते हैं आप उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मेरा ये मानना है ये तरीका जो अपनाए हैं वो गलत, वो तरीका गलत है। मैं वापस राकेश सिंह जी आपके पास आता हूं। सिद्धारमैया जी जब 7 मार्च को बजट भाषण दे रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि हम सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी 2B मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाएगी और इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। क्या आपको नहीं लगता है सिद्धारमैया जी का राज्य के मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश तमाम राज्यों में कमजोर पड़ती जा रही कांग्रेस को और कमजोर कर देगी? चौधरी राकेश सिंह को इस संदर्भ में कोई चिंता, कोई सरोकार, या सिद्धारमैया के साथ मजबूती से खड़े हैं चौधरी राकेश सिंह जी? कांग्रेस का जो होगा देखा जाएगा, कर्नाटक में सिद्धारमैया बने रहें इसके लिए समर्थन किया जाएगा। दोनों वाक्यों में अंतर है डॉक्टर साहब। उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, और जो बिल लेके आए हैं रिजर्वेशन का उसमें अगर मुसलमान शब्द यूज किया है, अल्पसंख्यक यूज नहीं किया है, तो वो चिंता की बात है, वो गैर संवैधानिक है मेरी नजर में। और भाषण देते समय मुसलमानों का जिक्र किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा है कि भविष्य का सवाल क्या है, तो इस देश में कमजोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए, चाहे किसी वर्ग के हो, कांग्रेस प्रतिबद्ध है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। तो वो प्रतिबद्धता केवल मुसलमानों के साथ इतनी दमदारी के साथ क्यों दिखती है चौधरी राकेश सिंह जी? इस पर कोई दृष्टि जाती है आपकी? इतने फिक्रमंद क्यों हैं आप मुसलमानों के लिए? और आपकी फिक्रमंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसी चिंताएं जताती है, उससे कुछ इत्तेफाक रखते हैं आप? डॉक्टर साहब,
बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि मैं मुसलमानों के प्रति कांग्रेस क्यों चिंतित है, वर्तमान में अल्पसंख्यक के लिए क्यों चिंतित है। जी। मैं ये आपके जहन में और लोगों के जहन में लाना चाहता हूं, दर्शकों के, जी, कि इस देश में SC ST वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया, जो प्रावधान किया, वो कांग्रेस का ही बिल था। जी। SC के लिए और ST के लिए भी, और पिछड़े वर्ग के लिए किया, वो भी कांग्रेस का ही बिल था। तो ये कहीं डिफाइन करना कि कांग्रेस बहुत लालायित है अल्पसंख्यकों के लिए, ऐसा नहीं है। इतने कमजोर वर्ग के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिए हैं, आजादी से लेके और जब तक सरकार में रही तब तक। तो चौधरी राकेश सिंह टिके हुए, हम तो कमजोर लोगों के लिए ही हमेशा पैरवी करते हैं। इत्तेफाक रखते हैं प्रेम कुमार जी, या कुल मिला के कांग्रेस ने कसम खा ली है अपने आप को अब और मजबूत न होने देने की? चौधरी राकेश सिंह उसी की पैरवी में जुटे हुए। द्विवेदी जी, आज मैं एक अपने मुस्लिम साथियों से बात कर रहा था जी कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में जी, इस पर आप क्या समझते, कैसे देखते हैं? तो उनकी प्रतिक्रिया थी, ये कांग्रेस वाले बेवजह हमको भाजपा से गाली सुनवाई गई, इससे फायदा तो हमें कुछ हो रहा नहीं, मुसलमानों का क्या भला हो जाएगा ये 5% रिजर्वेशन से। वो साफ ये मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि हो सकता मैं 1-2 साथियों से बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोग भी बौद्धिक लोग हैं। इसको ज्यादा स्तर पर कांग्रेस को ही जाके सर्वेक्षण करना चाहिए कि उसके फैसले का क्या मुसलमान स्वागत कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी स्वागत नहीं कर रहे तो काम किसके लिए कर रहे भाई? तो ये आप सोचने की घड़ी है कि आप 5% रिजर्वेशन दे करके कर्नाटक में मुसलमानों का भला करना चाहते हैं कि वो मैसेज खेल रहे हैं जी। तो मैसेज खेलने से रिवर्स मैसेज जब होगा तो क्या कीजिएगा? रिवर्स मैसेज का कैसे जवाब दीजिएगा? ये आज कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और मैं स्वयं अपने साथियों से बात करने के बावजूद मुझे भी लगा, फिर मैंने बहुत सारी पुराने नए उदाहरण देखे, हमने सोचा कि कर्नाटक का मॉडल तो देश में कहीं भी ऐसा रिजर्वेशन का मॉडल ही नहीं है, नया हाइब्रिड मॉडल ले आए हैं, संविधान में तो टिकना ही नहीं है इसको। इसीलिए मैं ये बात दमदारी से कह रहा हूं कि ये कांग्रेस ने जो किया है अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए किया है। सिद्धारमैया अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं भाई, डीके शिव कुमार विरोध करने की हिम्मत नहीं रख सकते इस बारे में, इसलिए उनको भी समर्थन करना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की लुटिया जो है इसमें डूब जाएगी। ये देश के पैमाने पर बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में बड़ा मुद्दा हो जाएगा, महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी वक्त है, सर्वे कराइए और बोलिए कि मुसलमान ही जब नहीं चाहते हैं तो हम इस फैसले को वापस लेते हैं। तो कुल मिला के प्रेम कुमार जी बता रहे हैं नेता अपने को मजबूत करने की खातिर पार्टी को दांव पर लगा दे रहा है। क्या कहते हो चौधरी राकेश सिंह जी, कब तक कांग्रेस के नेता पार्टी को दांव पर लगाकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे? डॉक्टर साहब, इस देश में 1942 का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का चलाया हुआ, जिन लोगों ने उसका विरोध किया असहयोग आंदोलन का, वो आज देश में शासन कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं किसकी लुटिया डूबेगी कौन से वक्तव्य से? देखो भाई, उन्होंने जो विरोध किया उसे जाने दो चौधरी साहब। आपके पिताजी तो खुद उन्हीं लोगों के साथ में सम्मानित विधायक रहे, आपने भी कुछ समय बिताया, पानी बहुत बह गया। अभी अपन वर्तमान पे बात कर रहे हैं चौधरी राकेश सिंह जी। आपसे जानना यह है कि आप राजनीति को जानते बूझते समझते हैं। प्रेम कुमार जी जैसा एक तटस्थ पत्रकार यह महसूस कर रहा है एक कर्नाटक सरकार का लिया हुआ फैसला देश में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े वर्ग में वातावरण का निर्माण कर सकता है, और जिनके लिए फैसला है उनके अंदर भी एक असंतोष को ही पैदा कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फैसले से उनका कोई बहुत भला नहीं होने वाला है। तो ऐसे फैसले पार्टी क्यों ले रही है? नहीं, मैं उनकी बात को, उनके वक्तव्य को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं प्रेम कुमार जी के जी। एक किसी विषय पे तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो उसमें एक इन सज्जन की भी, इन विद्वान व्यक्ति की भी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये निर्णय नहीं कहा जा सकता है प्रतिक्रिया का। इसे निर्णय नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो अरसे से कांग्रेस पार्टी खासतौर पर यह आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर देश में ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले ने कहीं ना कहीं भाजपा की इन कोशिशों को बल ही प्रदान किया है। संभल से लेकर औरंगजेब की कब्र तक की कहानी के बीच
कांग्रेस सरकार का कर्नाटक का यह फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन आशंकाओं को, इन नारों को बल प्रदान करता है, जिसमें वो इस बात को लेकर रेखांकित करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। पर सवाल इस बात का है कि इन दो दलों की परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता कई देश को ही तो नहीं बांट देगी। देश के संदर्भ में हमारी चिंता है, क्या हिंदू मुसलमान के झगड़े में हम देश को भूल तो नहीं जाएंगे? ये सवाल हम सबके जहन में होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो ये जो सियासी लोग हैं ना, इनकी बात को राहत इंदौरी जैसे फनकार ने क्या खूबसूरत शब्दों में व्यक्त किया। अगर इस शेर को आप समझ सकें तो देश सुकून की सांस ले सकता है। राहत इंदौरी साहब जो मूलतः मुसलमान थे, उन्होंने कहा आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। तो कुल मिलाकर हम सब परस्पर मोहब्बत के साथ रहें, इस आग्रह के साथ अब मुझे दी इजाजत। कल फिर करते हैं मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए